अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने देखना है कि अगर बोरोइंग कॉस्ट में जनरल बोरोइंग्स यूज हों तब हम क्या करेंगे। देखें, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमने एक कोई एसेट बनाना हो, अगर उस एसेट को बनाने के लिए हम स्पेसिफिक लोन्स लेते हैं, यानी उसी एसेट को बनाने के लिए लोन लिया। तो फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख का एसेट बनाना है, तो उस 1 लाख के एसेट को बनाने के लिए हम 1 लाख का एसेट 1 लाख का लोन ले लेते हैं फॉर एट लाइक 10%, 20%, 15%, 12%, किसी भी तरह, राइट। और वही बोरोइंग कॉस्ट जो है वो उसमें ऐड कर दी जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक एसेट बनाना है 1 लाख रुपए का, और उसके लिए हमने लोन लिया हुआ है 1 लाख का 10% पर। तो हम उसी 1 लाख के लोन को जो 1 लाख एट 10%, वैसे ये 10,000 लिखा गया है, तो चलो एक जीरो और लिख लीजिए, एट लाइक 10%। हम कहेंगे जी हम इसकी जो बोरोइंग कॉस्ट फर्ज कर लें, पूरा वो सारी आपको पता है जी, उसकी बोरोइंग कॉस्ट 10,000 उसमें ऐड कर दी जाती थी, और हम कहते थे हमारा एसेट जो है वो 1,10,000 रुपए का नजर आएगा, राइट जी। तो हमारी बोरोइंग कॉस्ट 10,000 रुपए की हो, प्रोवाइडेड कि एसेट पूरा साल बनता रहा। छोटी सी मैंने एक इसकी एग्जांपल दी, हमने जो अभी तक की। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, वो कहता है, वो कह देता है कि हमने एक एसेट बनाना है। मैं यहाँ पर एक नया सिनेरियो बनाता हूँ। कहता है जी एसेट टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ लाइक, चले 100,000 या 100,000 के एक एसेट हमने बनाना है। लेकिन कहते हैं इसके लिए हमारे पास लोन जो है, बिजनेस कहता है हम लोन नहीं ले रहे, हमारे पास ऑलरेडी लोन पड़ा हुआ है, हम वो लोन यूज कर लेते। लोन पड़ा हुआ है, हम वो वाला लोन यूज कर लेते। तो इसका मतलब है, अगर बिजनेस किसी एसेट को बनाने के लिए स्पेसिफिकली लोन ना ले, तो हम कहते हैं ये लोन स्पेसिफिक लोन नहीं था, बल्कि जिनको जो हमारे पास जनरल बोरोविंग्स पड़ी हुई थी, हमने जनरल ऑपरेशंस वगैरह के लिए लिए हुए थे, उन्हीं में से हमने यूज करके इस एसेट को बना दिया। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 1 लाख का एसेट बनाना है, इस एसेट को बनाने के लिए आपने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, उसने कहा यार इस एसेट को लेने के लिए ना 1 लाख का लोन ले लो। आपका अकाउंटेंट कहता है कि सर देखें, आपने ऑलरेडी, आपको क्या जरूरत पड़ी है 1 लाख का लोन लेने के लिए, आपके पास ऑलरेडी लोन्स पड़े हुए हैं, आप उस लोन्स को यूज कर लें। का मालिक कहता है यार और क्या चाहिए यार, अगर लोन पड़े तो उसमें से यूज कर लेते हैं। वो कहता है जरा लोन्स की डिटेल्स तो लेके आओ। वो कहता है जी सर मैं अभी लेके आया। तो वो लोन्स की डिटेल्स लेके आता है। तो वो कहता है जी मेरे पास जो लोन पड़े हैं, वो कहता है जी मैं बताता हूँ जी, हमारे पास एक 10% का लोन पड़ा हुआ है, जो हमने लिया है कहाँ से जी, हमने लिया है MCB से 10% पर लोन। और वो 10% वाला लोन जो है, कहते हैं जी कितना पड़ा हुआ है, वो कहता है जी 90,000 का पड़ा, राइट। दूसरा कहता है सर एक HBL से भी आपने लोन लिया हुआ है, हमारे पास HBL वाला भी लोन पड़ा है, जो कि हमारे पास है, और उस 8% पर लिया था हमने। तो वो 8% वाला लोन कितना पड़ा है, कहता है जी वो आपके पास लेस 70,000 पड़ा हुआ है। कहता है अच्छा जी और कोई लोन, कहता सर एक आपने UBL से भी लोन लिया हुआ है, वो आपने लेजिम 6% पर लिया था, और वो 6% पर लिया हुआ कितने का लोन पड़ा हुआ है जी, कहते जी लेजिम वो हमारे पास 80,000 का पड़ा हुआ, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, वो कहता है कि एसेट हमने कंस्ट्रक्ट करना है 100,000 का, लेकिन इस 100,000 को आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने लोन स्पेसिफिकली नहीं लिया, बल्कि आपके पास ऑलरेडी जो लोन्स पड़े थे, आपने वो लोन्स यूज कर लिए हैं, राइट जी। और साथ वो बता देता है प्लस डेट भी, कि आपका ये जो एसेट है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एसेट स्टार्टिंग डेट जो थी, सॉरी, डेट वाज लाइक 1st of
जनवरी 2016 और इसकी कंप्लीशन लेस्यूम जी वो कहता है जी हो गई 31 दिसंबर 2016 पूरा साल ये बनता रहा ऐसा। तो ऐसी सूरत में वंस अगेन आपने परेशान नहीं होना। कहते जी ऐसी सूरत में मैं इसकी डिटेल्स में अभी जाता हूँ। अभी सिर्फ मैं सादा सा एक सिनेरियो आपके लिए बिल्ड कर रहा हूँ। तो देखें जी वो कहता है जी मैंने एक एसेट बनाना है 1 लाख रुपए का और ये एसेट बनना शुरू हो गया 1 जनवरी 2016 को और ये एसेट कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2016 को। कहता है जी बताएं इसके लिए हमारे पास जो लोन है वो ये लोन 3 पड़े हुए राइट जी। तो मैं क्या करूंगा जी जाहिर है कहते हैं जी एसेट की कॉस्ट बताएं और बताएं बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले मैं लिखता हूँ जी देखें एसेट कितने का बनना चाहिए जी 1 लाख का। इसमें ऐड क्या होना चाहिए बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट जाहिर है 1 लाख का एसेट बनना है ना जितने का एसेट बनना है बोरोइंग कॉस्ट उतने की हम ले सकते हैं। बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं जी 1 लाख रुपए की हमें चाहिए परसेंटेज। तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 लाख लेस्यूम और मल्टीप्लाई मुझे करना है इससे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैं देखता हूं तो मैंने लोन मेरे पास 3 पड़े हुए हैं और उसकी परसेंटेज कितनी है एक 10% पर है एक 8% पर है एक 6% पर है। यानी मेरे पास ये टोटल 90,000 प्लस 70,000 1,60,000 प्लस ये 80,000 ये बनेगा 2,40,000। कहते 2,40,000 मेरे पास जो लोन पड़े हैं इसमें से मैंने लोन यूज कर लिया 1 लाख का। तो कहते हैं जी मैं इसको बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए किस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करूं। तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करने के लिए जाहिर है वो कहता है जी क्या 10% पर करूं 8% पर करूं या 6% पर करूं। तो ऐसी सूरत में वो कहता है जी आप ऐसा करें आप इसकी एक वेटेड एवरेज ले लें एक वेटेड एवरेज रेट ले लें और उस रेट को जितना एसेट बन रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी। अब वेटेड एवरेज कैसे लेनी है जी इस साइड पर आ जाए। वेटेड एवरेज रेट जो है वो कैसे लेना है आपने उसके लिए भी लिख लें जी। मैं आपके सामने लिखता हूं ये फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लेना कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वेटेड एवरेज रेट कैसे लिखा जाता है जी कहते हैं जी टोटल इंटरेस्ट on average loans divided by total average loans राइट या इसको कहते हैं वेटेड एवरेज टोटल आउटस्टैंडिंग rather total interest on outstanding loans divided by total outstanding loans। ये आउटस्टैंडिंग लोन्स क्या अभी इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसका मतलब है जी अगर मुझे वेटेड एवरेज चाहिए तो मैं वेटेड एवरेज लेने के लिए क्या करूंगा जी। अब मेरे पास जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है वो मुझे चाहिए और टोटल लोन्स मुझे चाहिए। देखें जी अब अगर मैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो इसका इंटरेस्ट 90,000 का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10% 9,000। इसका कितना आ जाएगा 8 7 5600 5600। इसका कितना आ जाएगा जी 4800 राइट जी। 10% ऑफ 900 8% ऑफ 70 6% ऑफ 80। तो मैं कहूंगा मेरे पास जो टोटल लोन का इंटरेस्ट है वो कितना है 19,400 का। ठीक होगा जी यहाँ पर मुझे टोटल इंटरेस्ट मिल गया जी कितना 19,400। अब मुझे क्या चाहिए जी डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स कितनी है जी 90,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000। तो ये कितना बन गया जी 160 प्लस 80 240। तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे जी 2,40,000 राइट जी। तो हमारे पास जो रेट आएगा रेट कितना आ गया जी 8%। ठीक है जी मल्टीप्लाई बाय अगर 100 भी कर देंगे तो मेरे पास जो रेट आएगा वो आएगा 8.08%। इसका मतलब है जी मेरा जो वेटेड एवरेज रेट आया है दैट इज 8% या मैं कह सकता हूं कि 8.08%।
8%। आप इसे पूरा वैसे लिखिएगा, क्वेश्चन अगर वहां पर आएगा तो आप इसे 8.08% मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली रेट आपके पास आ जाएगा। अब मेरे पास रेट आ गया जी वेटेड एवरेज, तो मैं वेटेड एवरेज रेट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 8% जी, विच इज ऑफ कोर्स 8000 लेज। तो मैं क्या करूंगा जी, मेरे पास जो टोटल उसकी जो बोरविंग कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी है जी, 8000, और जो टोटल मेरे पास एसेट लिखा जाएगा वो कितना होगा, 1,08,000। दैट्स इट। ये बात समझ लग गई जी क्या हुआ? जी सर, समझ आई है। ओके फाइन, ठीक हो गया जी। राइट जी, तो पहले आपने जब भी ऐसी सिचुएशन दी हो, उसने आपको एसेट बनाने के लिए दिया है, अब उसने लोन्स नहीं दिए हुए, आपने को स्पेसिफिक लोन नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि जो लोन है वो जनरल बोरविंग्स मौत से, इसका नाम जनरल बोरविंग्स, एग्जिस्टिंग बोरविंग्स, एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स, इस तरह का कोई भी नाम होगा, तो इसका मतलब है हम अपने जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उन्हें ही यूज कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है वो क्या काम होता है, इसकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस वो वाला। इसमें मैं थोड़ा सा मजीद आगे आपको लेके चलना चाहता हूं। अब मिसाल के तौर पर वो कह देता है कि इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, या ऊपर मैंने एक छोटा सा आपके लिए सिनेरियो बनाया था, ये बन गया जी। इसको मैं जरा थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहता हूं। अगर लेट्स अज्यूम जी आपको ये वाला सिनेरियो दिया, देखिए मैंने ऊपर वर्ड यूज किया कि जो आपने वेटेड एवरेज रेट यूज करना है उसके लिए क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग या एवरेज लोन्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग लोन्स। नो व्हाट डू आई मीन बाय आउटस्टैंडिंग लोन्स? इस केस में जो हमने पहले किया उसमें तो ये था कि लोन्स पूरा पूरा साल चले हुए थे, लोन पूरा पूरा साल चले हुए थे। आउटस्टैंडिंग लोन का मतलब है अगर कोई लोन साल में 6 माह चला है तो उसका वेट 6 माह लिया जाएगा, यानी उसके 6 माह का लोन लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लिया था, वो कहता है 6 माह, तो इसका मतलब है ये 6 माह चला है, हम 1 लाख नहीं लेंगे बल्कि 50,000 लेंगे, हाफ उसका। अगर 3 माह को चला है तो 3 माह का लोन लेंगे। इस तरह से आपने उसके आउटस्टैंडिंग लोन्स भी निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल जी इस पर्टिकुलर केस में मैं देखता हूं, मेरे पास वो कहता है जी हमारे पास एक एसेट का था, कंपनी एक एसेट बनाना चाहती है 60,000 रुपए का, ठीक है जी। कंपनी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट कॉस्टिंग 60,000, और उसके लिए कंपनी हैव यूटिलाइज्ड 60,000 लोन्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बोरविंग्स, राइट जी। और ये कब से बनना शुरू होगा वो भी बताया होगा। कंपनी हैव यूज्ड 60,000 लोन्स टू मैन्युफैक्चर एन एसेट, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड ऑन 1st of March टिल 31st December। एक तो ये है कि जो हम बोरविंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कब से करेंगे, 1st of March से लेके 31st दिसंबर तक। इसका मतलब है 1st of March से 31st दिसंबर, यानी 10 माह इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 10 माह का लोन लिया जाएगा। अच्छा जी, 10 माह की बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है जी अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कहूँ, मुझे कहता है जी वो बताते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि बताएं 31 दिसंबर को एसेट का जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितना लिखा जाएगा। तो मैं कहूँगा सबसे पहले जो एसेट की ओरिजिनल अमाउंट है वो कितनी है, जितना उसने कहा हो कि कितना एसेट कितने का बनाना चाहता है वो ये बताया हो। ये यहां से आप नहीं कर सकते उसको, यहां से नहीं पता चलेगा, हमें कहां से पता चलेगा कितना बन रहा है, 60,000। इसका मतलब है बोरविंग कॉस्ट भी कितनी मैक्सिमम कैलकुलेट की जा सकती है, 60,000 की। अच्छा, इसमें ऐड की जाएगी बोरविंग कॉस्ट। अब वो बोरविंग कॉस्ट जो है वो कितनी है, बोरविंग कॉस्ट है जी 60,000 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट कोई, मल्टीप्लाई बाय 10/12, क्योंकि ये 60,000 जो है ये कितनी देर बिल्डिंग बढ़ती रही उसने बताया है जी, ये 1 मार्च से 31 दिसंबर तक बनी है। तो मैं इसकी जो बोरविंग कॉस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए
मुझे कैलकुलेट करना है जी 60,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी कोई परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय जो भी कोई इंटरेस्ट रेट आएगा, तो वो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कितना है वो मुझे नहीं है पता। तो उसके लिए मुझे क्या करना है जी, आपने सबसे पहला काम जो करना है जी, मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स और आउटस्टैंडिंग लोन्स। अब ये जरा लोन्स जो अवेलेबल हैं वो देखें। कहते हैं जी लोन्स 60,000 एक तो अवेलेबल है, एक 100,000 अवेलेबल है, एक 50,000 अवेलेबल है। अच्छा, इनके जो इंटरेस्ट रेट है वो लेस्यूम जी है, मैं फिर से इसके इंटरेस्ट रेट 10% है, और ये लेस्यूम जी हमने, मैं फिर से कहता हूँ जी 8% पर लिया हुआ है, और ये फर्ज कर लें जी हमने लिया हुआ है जी 9% पर, राइट। अच्छा, अब मुझे जो इंटरेस्ट चाहिए, जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग लोन्स के ऊपर चाहिए, लेकिन ये लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है। ये जो लोन है ये पूरे का पूरा लोन जो उस साल में लिया वो बताया गया। मैं इसमें से कितना निकालूं, ये कहता है जी लोन जो है ये आउटस्टैंडिंग लोन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं देखूंगा इस साल में ये चला कितना। ये 1 जुलाई को लिया गया, इसका मतलब है ये 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितना चला होगा जी, 6 माह। तो मैं कह सकता हूँ इसका आउटस्टैंडिंग लोन जो है ये चूंकि 6 मंथ चला है, तो 660,000 डिवाइडेड बाय 6/12। तो मैं इसका 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 3,000। 30,000, राइट जी। इसी तरह ये फुल ईयर चला है, इसका मतलब है ये तो इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी पूरी 100,000 होगी। ये 1 जून को लिया था हमने, इसका मतलब है ये 7वां चला होगा, तो मैं ये भी देख लेता हूँ जी। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, तो मैंने आउटस्टैंडिंग लोन्स निकाले। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपने निकालना इंटरेस्ट ही है, हम वी नीड, बट नाउ वी नीड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स, और लोन्स भी आउटस्टैंडिंग चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय आउटस्टैंडिंग लोन्स? आउटस्टैंडिंग लोन्स मीन कितनी देर वो महीने में उस साल में चलन। अगर 2019 में ये 7 माह 6 माह चला है तो 6 माह का लो, ये पूरा साल चला पूरे साल का लो, ये सिर्फ चला जी 7 माह तो 7 माह का लो। तो मैं इसका अगर टोटल कर लूं तो ये बनता है 1,59,166। तो मैं कहूंगा 1,59,166, राइट। तो इतने का मेरे जो आउटस्टैंडिंग जो लोन्स है वो मैंने निकाल लिया। अब अगर मैं इनकी मुझे एक तो लोन्स चाहिए थे, लोन्स तो मैंने कैलकुलेट कर लिए सारे, जो लोन्स। अच्छा, उसके बाद मुझे चाहिए इंटरेस्ट, तो मैं इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग पर ही लूंगा। अब आपने इंटरेस्ट इस पर लेना है, ठीक होगी, इस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, इस पर इंटरेस्ट नहीं लेना, क्योंकि आई नीड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। तो आउटस्टैंडिंग लोन्स 30,000, 100,000 और 29,166 है। मैं इसका जी, इसका तो सीधा सीधा 3,000 आ जाएगा, इसका पूरा 8,000 आ जाएगा, और इसका परसेंटेज 9% अगर मैं लूँ जी, परसेंटेज इसकी ले लेते हैं जी अभी 29,166.67 मल्टीप्लाई बाय 0.09 है भी कुछ, तो 2,625 रुपए का ये भी आ गया, राइट। लो जी, तो मेरे पास अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आ गया 13,625 का। लो जी, अब मैं अगर वेटेड एवरेज मुझे चाहिए तो वेटेड, ये सारा काम मैंने क्यों किया, ताकि मैं वेटेड एवरेज लोन्स कैलकुलेट कर सकूं। तो वेटेड एवरेज लोन मुझे दरअसल चाहिए, यहां पर मैंने परसेंटेज मुझे चाहिए थी, वो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए थे आउटस्टैंडिंग लोन्स और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो मैंने आउटस्टैंडिंग लोन्स भी कैलकुलेट कर लिए और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिए। इंटरेस्ट कितना है जी,
13,625 डिवाइडेड बाय लोन्स कितने हैं जी? 1,59,166। लो जी, इसमें हम लो जी, ये भी तकरीबन 8.5% बन रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करना चाहूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगा जी, ऐसे कर लेते हैं इधर 60,000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 0.085 sorry 0.085 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। तो जो इंटरेस्ट आएगा वो इतना आ जाएगा जी। राइट जी, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करके तो ये बनेगा 64,250। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं बोल्ड। राइट जी, तो अगर आप 60,000 का एक एसेट बनाना चाहते हैं एग्जिस्टिंग बोरविंग्स में से, तो आपकी जो बोरविंग कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 4250। ये कैसे निकली जी? ये 60,000 जो लोन्स बन रहा था, ये चूंकि 10 माह तक बनता रहा एसेट, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/12 मल्टीप्लाई बाय 8.5%। ये जो 8.5% है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? इसके लिए मुझे चाहिए था इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग लोन्स। जो इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग लोन्स है वो कहाँ से मिले मुझे? वो यहाँ से मिले। ये उसने दिया हुआ था। इसके पहले हमने आउटस्टैंडिंग लोन्स कैलकुलेट किए, इसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और हमने जो इंटरेस्ट था वो रेट दिए हुए थे, क्वेश्चन में पहले दिए हुए थे। राइट, तो the interest amount divided by the outstanding loans multiply by 100 करेंगे तो आपके पास 8.5% आ जाएगा। मैंने 8.5% पर ये बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। राइट जी, राइट जी, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर ये आ जाता है एक और चीज इसमें आपने जो ध्यान रखनी, आपने ये ध्यान रखना है जी कि अगर जनरल बोरविंग्स के दौरान कोई सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट होंगे, तो जनरल बोरविंग्स की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो इसमें से माइनस नहीं की जाएगी। जनरल फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें से माइनस नहीं की जाएगी, ये याद रखनी जी आपने। अगर इसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल वो कह दे आपको, ऐसे ही पूरा उसने सिनेरियो दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लोन्स दिए हुए हैं, कहता है जी 60,000 का एक एसेट बनाना चाहते हैं 1 मार्च 2016 को एज्यूम ये एसेट बनना शुरू हुआ और 31 दिसंबर तक बनता रहा। और कहता है हमने जाकर कुछ सरप्लस फंड जो थे वो 1 मार्च को इन्वेस्ट कर दिए और उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई लेज्यूम, कहते हैं जी 1,000 रुपये। ठीक हो गया जी। अब ये जो 1,000 रुपये है, आइडियली हमें क्या करना चाहिए था? हम जब इन्वेस्टमेंट के सॉरी बोरोइंग कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करते तो हम लिखते एसेट 60,000 का, बोरोइंग कॉस्ट उसमें हम वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करके यहाँ पर वो कैलकुलेट करते, और माइनस करनी चाहिए थी वो इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन अगर उसने सिनेरियो में क्वेश्चन, अक्सर वो ऐसा करता है, जनरल बोरोइंग्स का क्वेश्चन देता है, उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहीं घुसेड़ देता है और आपसे कहता है बताएं बोरोइंग कॉस्ट कितनी। तो फिर इन्वेस्टमेंट इनकम को आपने इग्नोर करना। इन्वेस्टमेंट इनकम जनरल बोरोइंग्स में माइनस नहीं होगी। हाँ, अगर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि बताएं इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा, तो इनकम स्टेटमेंट में फिर क्या जाएगा जी? इनकम स्टेटमेंट में बाकी की जितनी अमाउंट है वो सारी उधर चली जाएगी। जो रिमेनिंग मंथ का हमारे पास इंटरेस्ट है वो जाएगा, प्लस जो ये जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट इनकम है ये इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। अब इसी फर्ज करने यही क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन में वो कहता है बताएं बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट में तो जाएगा ये वाला एसेट। ये तो बैलेंस शीट में ऐसे ही मैं लिख दूंगा। राइट जी, अब अगर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि बैलेंस शीट में एसेट इतने का लिख दिया, कहता है इनकम स्टेटमेंट में बताएं क्या जाएगा? तो इनकम स्टेटमेंट में हमने वहां पर कहा था ना जी कि जितना
इंटरेस्ट लग गया, वो सारे का सारा तो बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा जितना इंटरेस्ट होगा वो कहां पर चला जाएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। वहां पर तो ये था एक ही लोन होता था, एक ही लोन था। लेज्यूम हमने 12 माह के लिए लोन लिया हुआ था, उसमें से 10 माह बोरोइंग में चला गया, तो जो बाकी अमाउंट है वो कहां पर चली जाती थी, वो इनकम स्टेटमेंट में चली जाती थी। लेकिन यहां पर तो एक लोन नहीं है, यहां से एक से ज्यादा लोन्स है। तो यहां पर अगर इनकम स्टेटमेंट में वो पूछे कि बताएं इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, तो परेशान नहीं होना। इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, देखें इनकम स्टेटमेंट में इस साल का इंटरेस्ट कितना है आउटस्टैंडिंग, जाना कितना चाहिए था, 13,625। इस 13,625 में से अगर आप गौर करें तो बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा सिर्फ कितना बना है, 4250। तो जो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट जाएगा, जो इंटरेस्ट टू बी शोन अंडर पीबीआईटी, वो क्या होगा जी, वो होगा टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट माइनस आपकी जो बोरोइंग कॉस्ट है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना था, 13,625 का, राइट जी। और इसमें से मैं माइनस कर देता हूं कितना जी, 4250 रुपए। तो मैं कहूंगा जो बाकी होगा वो कहां पर जाएगा जी, वो 9,375 रुपए जो है ये शो किया जाएगा इस केस में, राइट जी। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख देता हूं आपके लिए, 16,000 सॉरी 13,625 माइनस 4250, तो जो अमाउंट लिखी जानी चाहिए वो ये होगी जी, राइट। ओके, राइट जी। अच्छा ये हो गया। अब इसमें कुछ चीजें आपने जनरल बोरोइंग्स में, जब भी जनरल बोरोइंग्स कैलकुलेट करें, तो एक तो ये है कि इसमें जो मेन चीज होती है वो होता है कि आपने इसका जो वेटेड एवरेज रेट है ये कैलकुलेट करना होता है। फिर वेटेड एवरेज के लिए ज़ाहिर आउटस्टैंडिंग लोन्स भी चाहिए और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चाहिए। फिर ये चीज़ आपने जेन में रखनी है, वो जो नोट्स मैंने आपको भेजी हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ये मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। इसमें आपने एक चीज़ ये जेन में रखनी है कि इन्वेस्टमेंट इनकम इसमें से माइनस नहीं की जाएगी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होगी तो वो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनेगी एज इनकम या डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है इसमें से डिडक्ट करके तो उसकी अमाउंट लिख दी जाएगी। और एक और चीज जो ज्यादा जरूरी है, जो आपने हमेशा एडहेयर करनी है, वो ये है कि स्पेसिफिक बोरोइंग्स में ये सिनेरियो था, अगर आपने लोन ले लिया है और एसेट पहले ही बन रहा था, तो जिस दिन आपने लोन ले लिया है उससे ऑनवर्ड उसकी कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। हम ये नहीं देखते थे कि कब लगना शुरू हो, क्योंकि जाहिर है बिल्डिंग पहले ही बन रही थी, लोन ले लिया तो उसमें से पेमेंट्स ऑटोमेटिकली होनी आपकी शुरू हो जाएंगी। जनरल बोरोइंग्स में ये रूल थोड़ा सा और तरह। जनरल बोरोइंग्स में आपने हमेशा ये देखना है जब पेमेंट होगी तब से आपने इसको कैपिटलाइज करना शुरू करना है। ये मैं फिर से बता दूं कि स्पेसिफिक बोरोइंग ने जिस दिन लोन ले लिया, राइट जी। अच्छा अच्छा जी। तो उसमें ये चीज याद रखिएगा कि इसमें ये होता है कि जब आपके स्पेसिफिक बोर्ड में, अभी बता रहा था मैं दरमियान में कनेक्ट और कनेक्शन इसका डिस्कनेक्ट हो गया था, कि स्पेसिफिक बोरोइंग में ये है कि जब आपने लोन ले लिया है उस दिन से आपकी बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। पेमेंट कब हुई उससे लेन, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर लोन लिया जनवरी में है और आपका एसेट बनना भी जनवरी में शुरू हो गया,
और आपने उसकी पेमेंट पहली जाके मार्च में की, तो हम उसकी कैपिटलाइजेशन 1 जनवरी से ही शुरू कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां पर ये नहीं है, यहां पर ये है कि ज़ाहिर है जनरल बोरोइंग्स में हमारे पास 1 जनवरी से ही है, एसेट भी 1 जनवरी को ही बनना शुरू हो गया, लेकिन आपने पहली पेमेंट की जाके 1 मार्च को, तो इसकी जो कैपिटलाइजेशन है वो 1 मार्च से शुरू होगी। मेन डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक बोरोइंग्स है जनरल बोरोइंग्स। स्पेसिफिक बोरोइंग्स में 1 जनवरी को ले लिया लोन, 1 जनवरी को एसेट बन रहा है, और लेकिन आपने उसकी पेमेंट मार्च में की, लेकिन कैपिटलाइजेशन जनवरी से ही शुरू कर दे। जनरल बोरोइंग्स में ये डिफरेंस थोड़ा सा है कि बेशक आपके पास लोन्स 1 जनवरी को हैं, एसेट भी 1 जनवरी को बनना शुरू हो गया है, और आपने पेमेंट मार्च में की है, तो कैपिटलाइजेशन भी मार्च से शुरू होगी। तो ये ज़हन में आपने रखना है। अच्छा, फिर ये है कि अगर आपने बेशक लगाया लोन, लेकिन उसकी पेमेंट जाके एसेट के बाद की है, तो उसकी कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। इसमें ऐसा नहीं होता, स्पेसिफिक बोरोइंग में ऐसा नहीं होता। इसकी इंशाल्लाह एक